हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एसटीडी जीके पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? प्राचीन इतिहास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के बारे में जानकारी है तो प्रमुख सूत्रों में से एक धर्म ग्रंथ कितने वेद हैं ना? एक धर्म ग्रंथ में कितने वेद हैं? तो 4 वेद हैं। एक है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस वेद में हमें आर्यों के राजनीतिक प्रणाली तथा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो ये ऋग्वेद के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है कि चारों वेदों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद को ही प्राचीन वेद माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चारों वेदों में से सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद है सबसे आधुनिक वेद। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पुराणों में सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा है? तो मस्त पुराण है। क्या है? मस्त पुराण है। नेक्स्ट है कि विष्णु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो मौर्य वंश के बारे में पता चलता है विष्णु पुराण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो आंध्र सातवाहन वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि वायु पुराण। क्या पूछ रहा है? वायु पुराण से हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? तो वायु पुराण से हमें गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? तो अथर्ववेद में जादू टोना और तंत्र मंत्र का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है। तो हीनयान का जो प्रमुख ग्रंथ है वो है कथा वस्तु। नेक्स्ट पॉइंट है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो अगम कहा जाता है जैन साहित्य को। नेक्स्ट है कि जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? तो कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। किससे मिलती है? कल्प सूत्र से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? तो महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी भगवती सूत्र से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक हैं चाणक्य। नेक्स्ट पॉइंट है कि चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इनको कौटिल्य तथा विष्णु गुप्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कौटिल्य और विष्णु गुप्त दोनों ही नामों से इन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो चाणक्य के अर्थशास्त्र से मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि रजत तरंगड़ी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो रजत तरंगड़ी के रचयिता हैं कल्हड़। नेक्स्ट पॉइंट है कि रजत तरंगड़ी में हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो कश्मीर का इतिहास उसमें वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद है। कौन है? अली अहमद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? तो ये अष्टाध्यायी से मिलती है। अष्टाध्यायी मतलब है 8 अध्यायों की ये पुस्तक है। ठीक है, इसे कहते हैं अष्टाध्यायी। नेक्स्ट है कि ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक हैं। तो गार्गी संहिता के लेखक हैं कात्यायन। नेक्स्ट पॉइंट है कि पतंजलि कौन थे? तो पतंजलि कौन थे? ये थे पुष्पमित्र शुंग के पुरोहित थे। नेक्स्ट है कि किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो हीरोडोटस को कहा जाता है। हीरोडोटस को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक हैं हेरोडोटस हैं। नेक्स्ट है कि सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका में किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? तो मौर्य युगीन समाज तथा संस्कृति के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सीरिया के राजा अंतियोकस के राजदूत का क्या नाम है जो बिंदुसार के दरबार में आया था? तो वो था डाइमेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट है मिस्र के राजा टालमी। मिस्र के राजा टालमी फिलिडेल्फस का राजदूत कौन था जो अशोक के दरबार में आया था? तो वो कौन था? वो था डायोनिसिस था। नेक्स्ट है कि भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो टालमी ने लिखी है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक हैं तो फ्लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि चीनी यात्री फायान 402 ईस्वी में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि फायान ने किस राज्य की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था? तो मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि होइंग-सांग भारत में सर्वप्रथम कहाँ पहुंचा था? तो ये कपिसा जो कि अब अफगानिस्तान में है वहां पे पहुंचा था। नेक्स्ट है कि होइंग-सांग भारत में कितने वर्षों तक ठहर कर बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों को एकत्रित किया? तो ये 15 वर्षों तक रहा भारत में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि होइंग-सांग के भ्रमण वृत्तांत को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? सीयू की कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि होइंग-सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो वो थे आर्य शीलभद्र थे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि बौद्ध धर्म से संबंधित अध्ययन के लिए संयुगन भारत कब आया था? तो ये आया था 518 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा अरबी लेखक महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? तो था अल-बरूनी था। नेक्स्ट है कि किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल-बरूनी की पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि माइक्रोपोलो किस देश का यात्री था? तो ये इटली का रहने वाला था। नेक्स्ट है कि इब्न बतूता द्वारा लिखित रेहला होगा। रेहला किस भाषा में लिखी है? तो ये अरबी भाषा में लिखी है। नेक्स्ट है कि रेहला नामक पुस्तक में किसका वर्णन है? तो ये भारतीय उपमहाद्वीपों के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि 1333 ईस्वी में इब्न बतूता किसके दरबार में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन सा एक तिब्बती लेखक था जिसने कंग्युयर तथा तंग्युर नामक ग्रंथ की रचना की थी? तो वो था तारानाथ। नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में हुआ है? तो हाथी गुफा में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा है? ठीक है, तो भारत को इंडिया कहने वाले सर्वप्रथम थे यूनानी। नेक्स्ट है कि सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ? तो एषण अभिलेख से ये प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम दुभिक्षा यानी अकाल की जानकारी देने वाला अभिलेख क्या नाम था? तो वो था सौगौरा अभिलेख था। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेशम बुनकरों की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस कश्मीरी नौपाषाणिक पुरा स्थल से गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है? तो ये बुज्र होम से मिला है गड्ढा घर का साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीनतम सिक्कों को साहित्य में क्या कहा गया है? तो ये करशापड़ कहा गया है इनको। नेक्स्ट पॉइंट है कि किन सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है? तो ये प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्का कहा जाता है। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किन शासकों ने किया? तो यवन शासकों ने सर्वप्रथम किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस गुप्त शासक के काल के वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो समुद्रगुप्त के शासक काल के जो सिक्के थे उसमें बीड़ा बजाती हुई मुद्रा मिली है, मतलब सिक्के के ऊपर बीड़ा बजाती हुई इमेज दिखाई पड़ी है। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड। नेक्स्ट है भारत के किस स्थान से और रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अरिकेंडू वर्तमान में पंडुचेरी में जो है। नेक्स्ट है कि हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये कलिंग राज खारवेल से है। नेक्स्ट है कि गिरनाल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो ये रुद्र दामन से है।
नेक्स्ट है कि नासिक अभिलेख का निर्माण किसने करवाया था, तो गौतमी बल्ल श्री ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि नासिक शिलालेख से किस राजा के बारे में जानकारी मिलती है, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है कि इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर प्रयाग प्रसिद्धि नामक स्तंभ लिखने लेखन किसने करवाया था, तो ये समुद्रगुप्त ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो ये पुलकेशिन से है। नेक्स्ट है कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है, तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेस ने पढ़ा था 1837 में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि प्राचीन लिपियों को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम किसने किया, तो सर विलियम जोन्स ने किया था। नेक्स्ट है कि भिटारी अभिलेख का संबंध किस शासक से है, तो ये चंद्रगुप्त से है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कालिदास के बारे में वर्णन किसमें मिलता है, तो पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल प्रशस्ति में मिलता है। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख के रचनाकार कौन है, तो वो है वत्स भट्टी हैं। नेक्स्ट है कि मंदसौर अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो ये मलवा के राजा यशोवर्मन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है ग्वालियर अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो ये प्रतिहार नरेश भोज से है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हर्षवर्धन के धार्मिक उद्देश्य से किए गए भूदान का वर्णन किस अभिलेख में किया गया है, तो ये बांसखेड़ा अभिलेख में किया गया है। नेक्स्ट है कि देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस राजा से है, तो ये बंगाल के शासक विजय सेन से है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि अशोक के नगर व्यवस्था के बारे में उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो ये गिरनार अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस काल में मानवों द्वारा किया गया कोई भी लिखित विवरण जो है वो मिलता है, उसे कौन सा काल कहते हैं, तो उसे ऐतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव विकास के उस काल को क्या कहते हैं जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है, तो वो इतिहास है। नेक्स्ट पॉइंट है कि किस काल के लेख अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, तो ये अर्ध ऐतिहासिक काल के अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो मुख्य आधार था उसका शिकार। नेक्स्ट पॉइंट है कि आग की खोज किस काल में हुई, तो पूरा पाषाण काल में हुई थी आग की खोज। नेक्स्ट पॉइंट है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा अस्थायी निवास का प्रचलन किस काल में आया, तो नवपाषाण काल में आया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट है कि इतिहासकारों के अनुसार मनुष्य का पहला पालतू जानवर कौन था, तो पहला पालतू जानवर कुत्ता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया, तो सर्वप्रथम उन्होंने तांबे का प्रयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम औजार कौन सा था, तो कुल्हाड़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि मानव द्वारा बनाया गया सर्वप्रथम हथियार कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो ये अतिरकम्पम तमिलनाडु के एक स्थान से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल में कृषि का आविष्कार हो चुका था। नेक्स्ट है कि कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल कौन थी, तो गेहूं और जौ था। नेक्स्ट है कि कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ पहला साक्ष्य। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की, तो रॉबर्ट बुशफुट ने की थी। भारत का सबसे प्राचीन नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो था भारत का सबसे प्राचीन नगर। नेक्स्ट है कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, तो मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधी भाषा में। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं और हम लोग आज 100 क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला, तो नर्मदा घाटी से मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का काल क्या था, तो सिंधु सभ्यता का काल था 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया, तो ये रेडियो कार्बन C14 के द्वारा किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, तो राय बहादुर दयाराम साहनी ने
1921 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल था, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है, तो कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में है। कालीबंगा के नाम से भी इसे जानते हैं। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्यगार कहाँ मिला, तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुआ, तो लोथल एवं कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालीबंगन, मतलब कि कालीबंगा से, कालीबंगा और लोथल से ये प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को मैं कंटेंट में ही पढ़ा रही हूँ, यहाँ पे मैं इधर उधर से प्रैक्टिस नहीं करा रही हूँ। ठीक है, जितनी ऑफिशियल चीज़ें हैं वही मैं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। तब तक के लिए तो चलिए मिलती हूँ कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।